हेलो फ्रेंड्स, हम खुद से पेंटिंग कैसे सीखें इस विषय में ये हमारा 20वां वीडियो है। माफ़ी चाहता हूँ कि पिछले और इस वीडियो में काफ़ी दिनों का अंतर पड़ गया है। कुछ मेरे पर्सनल कारण थे और कुछ टेक्निकल कारणों से भी देरी हुई है। सीरीज़ के इस भाग में हम नेचुरल कंपोनेंट्स को समझकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक हमने आकाश, ज़मीन, पानी, पत्थर, इन चीज़ों को, इन नेचुरल कंपोनेंट्स को समझकर बनाया है। इस वीडियो में हम पेड़, पौधे या वनस्पति, इनको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे तकरीबन हर व्यू में हरियाली होती ही है, या कहें कि हम जीते ही हरियाली में हैं, जब तक हम उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से साफ़ नहीं कर लेते या हटा नहीं देते। हमारे व्यू में भले ही बड़े पेड़ ना आएं, पर हरियाली कुछ न कुछ मात्रा में आती ही है। जैसे आसपास उगी झाड़ियाँ, ज़मीन पर उगी घास या हमारे गार्डन में लगे हुए पेड़ पौधे, ये तो होते ही हैं। अब पेड़, पौधे या हरियाली, ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो जिंदा है, जीवित है, और उसके इतने प्रकार या टाइप्स हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस सब को जानने के लिए हमें बॉटनी या वनस्पति शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। हमने पढ़ा भी है स्कूलों में, या पिछले जब हम पढ़ाई कर रहे थे तब बॉटनी सब्जेक्ट या वनस्पति शास्त्र में हमने इन्हें पढ़ा भी है, लेकिन पेंटिंग बनाते वक्त ये ध्यान में नहीं आते। अब एक आर्टिस्ट होने के नाते हमें पूरे शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर पेड़ पौधों की कुछ खास क्वालिटीज़ हैं, कुछ खास हरकतें हैं जिनको हमें ध्यान से देखना ही चाहिए। जैसे कि पेड़ों का ब्रांचिंग पैटर्न, उनके पत्तियों के रंग, आकार और साइज़, उनके तनों का रंग जैसी चीज़ें हमें अपने ध्यान में लाना चाहिए। अब ध्यान में लाने के लिए हमारा ऑब्जर्वेशन ही हमारी मदद कर सकता है। पेड़ों को ऑब्जर्व करना भी एक बहुत मज़ेदार हॉबी है। हर पेड़ की अपनी एक पर्सनालिटी है, उसका अपना एक व्यक्तित्व होता है। उनके तनों का रंग, उस पर की गठानें, छालों का रंग, छालों की अलग अलग प्रकार की रचना, या आप कहें कि उस पर लगे हुए इन्फेक्शंस, जैसे मॉस है, फंगस है, ये सारी चीज़ें भी हमें पेड़ों पर दिखती है और ये उसके व्यक्तित्व को बनाती हैं। अब हम जिस भूभाग को या जिस एरिया को हम अपने पेंटिंग में दिखाना चाहते हैं, वनस्पति उस एरिया में अलग अलग किस्म के होते हैं या हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पहाड़ों पे चले जाएं, जैसे हिमालय है, तो वहाँ पर आपको नुकीले कोनिकल शेप के झाड़ दिखते हैं, जैसे देवदार है, चीड़ है, पाइन है। वैसे ही जब हम समतल भागों में आते हैं तब हमें आम, इमली, नीम और ऐसे पेड़ दिखते हैं जो बहुत अलग होते हैं। इनकी पत्तियां बड़ी होती हैं, कभी कभी बहुत ऊंचे होते हैं, कभी कभी बहुत ऊंचे नहीं होते, झाड़ियां होती हैं। पर वैसे ही जब हम समुंदर की ओर जाते हैं, सी शोर्स की तरफ जाते हैं, तब हमें ज़्यादातर देखने को कोकोनट ट्रीज़ मिलती हैं या सुपारी के पेड़ मिलते हैं, और इस तरीके से वहाँ का जो वेजिटेशन है या पीछे हमारे व्यू में आने वाली ग्रीनरी है, उसका प्रकार चेंज हो जाता है। तो हमारा जो व्यू हम बना रहे हैं वो हम किस एरिया से ले रहे हैं, हमें कोशिश करके या ध्यान रख के हमारी जो ग्रीनरी वहाँ आ रही है वो उससे मिलती जुलती हो, तब व्यू और क्लियर और अच्छा नज़र आता है। अब जैसे अगर हम
पहाड़ों के ऊपर कोकोनट ट्रीज़ बनाने लगें, या हम समुंदर के किनारे या सी शोर्स के ऊपर आम और बरगद जैसे पेड़ बनाएं, तो वो अटपटे लगते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हम पहले अब कोशिश करेंगे कि हम पहले पेड़ों की या पौधों की संरचना को समझें और उसके बाद उनको बना के देखें। तो फ्रेंड्स, अब हम जितने भी हमने पेड़ पौधे जो हम अपने व्यू में देखते हैं उनके प्रकारों को समझें। इसके लिए हमने स्कूल में बॉटनी में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हमको सिर्फ उसको याद करने की ज़रूरत है, वापस रिविज़िट करने की ज़रूरत है, जिससे हमको याद आता है कि हाँ क्या। चलिए हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। बेसिकली पेड़ पौधों को 4-5 मोटे मोटे डिविजन्स में बांटा गया है बॉटनी के हिसाब से। कुछ पेड़ वो होते हैं जिनके ट्रंक बहुत मोटे होते हैं और उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती। क्यों? क्योंकि अपनी वज़न की कारण वो जो ट्रंक हैं वो ज़मीन की तरफ झुकते हैं और इसलिए उनकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ती। तो इस तरह के जो पेड़ होते हैं जैसे बरगद है, पीपल है, कटहल है, आम है, ये जो पेड़ हैं आपको हमेशा मोटे और कम हाइट के नज़र आते हैं। तो चलिए अब इनको हम बना के देखते हैं। अब ऐसे पेड़ बनाने के लिए हम इस तरीके से काम करते हैं। मैंने पहले अपनी ये लैंड मार्क कर ली, ये लैंड है, और यहाँ पर इस तरह के पेड़ बनाने के लिए मैं एक फार्मूला यूज़ करता हूँ। मैंने देखा है कि इस फार्मूले के हिसाब से अगर मैं बनाऊँ तो मेरे पेड़ जो हैं वो काफ़ी प्रोपोर्शनेट बनते हैं। तो चलिए, क्या है ये फार्मूला? सबसे पहले ज़मीन जहाँ से पेड़ उग रहा है यहाँ पर मैं एक वाई बनाऊँगा और इसके ऊपर फिर मैं एक वी बनाऊँगा। फिर ये जो है वी, ये भी एक वाई में बदलेगा और फिर यहाँ पर मैं एक वी बना दूँगा। ये यहाँ पर वाई में बदलेगा और मैं यहाँ पर एक वी बना दूँगा। फिर ये एक वाई में बदल जाएगा और यहाँ फिर मैं एक वी बना दूँगा। इस तरीके से मैं वाई और वी को यूज़ करके इसकी ब्रांचेस बनाता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई ख़ास इसमें ही हो, लेकिन हाँ, अगर आप किसी पेड़ का रेफरेंस लेके कर रहे हैं तो उसके तने को देखें। इस तरीके से यहाँ फिर से वी बन जाएगी। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि हमारी सारी ब्रांचेस अचानक मोटी पतली नहीं होती, बड़े प्रपोर्शन में वो पतली होती चली जाती हैं जैसे वो ऊपर जाती हैं। ये देखिए इस तरीके से। वाई और वी। अब इसके ऊपर, इन ब्रांचेस के ऊपर इनकी पत्तियां आती हैं, तो हर एक ब्रांच की पत्तियों का अपना स्कूल रहता है। अब ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का पेड़ है। अगर बरगद का पेड़ है तो पत्तियां बड़ी बड़ी होंगी, अगर ये आम का पेड़ है तो उससे थोड़ी छोटी होंगी। इस तरीके से हर ब्रांच के ऊपर एक पत्तियों का स्कूल आता है और कई बार ये ब्रांचेस स्कूल में छुप भी जाती हैं। ये देखिए इस तरीके से। हर ब्रांच का अपना एक पत्तियों का गुच्छा रहेगा, या स्कूल रहेगा, या ग्रुप रहेगा, जिससे ये पेड़ की कई बार ब्रांचेस छुप भी जाती हैं। ये देखें, तो ये एक, अब इसमें कभी गठाने हो सकती हैं, कभी कुछ और हो सकता है, वो सारी चीज़ें।
अब क्योंकि ये सिलेंड्रिकल होता है, इसलिए लाइट और शैडो का इफ़ेक्ट इतने मोटे तनों के ऊपर साफ नज़र आता है। अगर हमारा लाइट इस तरफ से आ रहा है तो ब्रांचेस के इस तरफ हल्का शैडो होगा। ये शैडो वर्क जो है ये हम कलर से करते हैं। ये तो मैं आपको एक आउटलाइन दिखा रहा हूँ कि आपका ये पेड़ कैसे बनेगा। कुल मिला के आप देखें तो जैसे हमारा गोभी का फूल होता है, इस तरीके से ये नज़र आता है। अब क्योंकि ब्रांचेस का वज़न बहुत होता है, इसलिए ये नीचे की तरफ झुकती और फिर इसके ऊपर दूसरी ब्रांचेस आती जाती। अब इसी में हम देखते हैं कि दूसरा प्रकार जो होता है पेड़ों का, जैसे कि टीक है, इमली है, जामुन है, कैथा है, इनके पेड़ बहुत मोटे नहीं होते, पतले होते हैं। ये उगते ज़मीन से कुछ इस तरीके से काफ़ी ऊंचाई तक चले जाते हैं और उसके बाद जाके फिर हम वही Y और V का उपयोग करते हैं। ये देखिए, अगर आप गौर से देखें तो ब्रांचिंग की इस सिस्टम को हम कहते हैं ऑल्टरनेट ब्रांचिंग। एक के बाद एक, ये एक साथ नहीं उगते, एक के बाद एक डगालें उठती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं और ये पेड़ जो है ये फॉर्म होता चला जाता है। यहाँ मैंने Y बनाया, यहाँ मैं V बनाऊंगा, फिर मैं इसको थोड़ा सा Y कर दूंगा, फिर ये V हो जाएगा और इस तरीके से ये ब्रांचेस जो हैं अपने आप पतली भी होती चली जाती हैं। ये काफ़ी, ये Y होगा, ये V हो जाएगा, ये Y होगा, ये V हो जाएगा, ये Y है तो ये इधर। इस तरीके से ये जो पेड़ हैं ये ऊपर उठते चले जाते हैं। ये देखें इस तरीके से। अब फिर इसमें भी वैसा ही होता है कि इसमें भी पत्तियां आती हैं और फिर हर एक ब्रांच की एक एक, ये ब्रांचेस जैसे जैसे ऊपर जाती हैं ये पतली होती चली जाती हैं इस तरीके से, और फिर इसमें पत्तियां आती हैं। अब ये अगर इमली का पेड़ है तो पत्तियां बहुत ही छोटी होंगी इस तरीके से बिल्कुल। अगर ये टीक का पेड़ है तो उस टीक के पत्ते काफ़ी बड़े होते हैं, जामुन की पत्तियां काफ़ी बड़ी होती हैं, कैथा है तो ये अलग अलग टाइप की पत्तियां भी होती हैं जिसको हम इस तरीके से यहाँ लगाते हैं और इसको हम कलर के हिसाब से बना सकते हैं और ये पत्तियां भी अपनी ब्रांचेस को छुपाती हैं, ये इस तरीके से। तो ये दूसरे टाइप का पेड़ हुआ। कभी कभी क्या होता है कि ये जो ब्रांचिंग है ये पेड़ों की ये कुछ ऐसी भी हो जाती है और यहीं से एक ब्रांच और बढ़ गई और ये यहाँ से ही VY आपको दिखने मिलता है। और फिर उसमें भी वही पत्तियां आ जाती हैं जिनको हम बाद में कलर से कर सकते हैं। तो ये हो गए दो टाइप के आपको पेड़ का तरीका। अब हम तीसरे टाइप के ऊपर आते हैं। तीसरा टाइप होता है जिनको हम एक फैमिली में डालते हैं जिसको कहते हैं पाम, यानी जैसे पाम्स ही कहलाते हैं बेसिकली। ये अगर देखें तो इसके इस वैरायटी में जो पेड़ आते हैं वो खजूर है, नारियल है, ताड़ है, सुपारी है, इस तरह के पेड़ जो हैं ये पाम्स में आते हैं। पाम्स में क्या होता है कि आपका जो पेड़ है वो सीधा एक डंडे की तरह उगता है, ऊपर तक जाता है और फिर अचानक इसमें ऊपर जाके पत्तियां लग जाती हैं, एक गुच्छे की तरह ऊपर की तरफ पत्तियां आ जाती हैं। जो निचली पत्ती होती है वो बड़ी होती है क्योंकि
और जो ऊपर उगती जा रही हैं वो छोटी होती हैं। इस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक ही जगह से आपको नज़र आता है कि ये पत्तियां उगी हुई हैं। इस तरीके से कभी कभी क्या होता है कि अगर दो नारियल के पेड़ आसपास हैं तो एक थोड़ा इस तरह झुक जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पहला पेड़ है शायद इस पेड़ की धूप को रोक रहा होगा या नरिशमेंट को रोक रहा होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो पेड़ होते हैं ये ज़िंदा चीज़ें हैं, तो ये अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए ये आपस में एक दूसरे से कॉम्पीट भी करते हैं। अब इस तरीके से यहाँ ये पेड़ थोड़ा झुक के चला जाएगा, तो इस तरह का भी आपको फॉर्मेशन आपके इसमें देखने को मिल सकता है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये होते हैं जैसे नारियल के पेड़। इनको थोड़ा प्रोपोर्शनेट बनाएं। मुझसे एंगल इतना अजीब है कि मेरा हाथ सीधा नहीं जा रहा है इनको। अब इसमें एक और देखने वाली चीज़ होती है, इसमें एनुअल रिंग्स होती हैं। इस तरीके से आपको नारियल के पेड़ के ऊपर ये रिंग्स नज़र आती हैं। क्या होता है कि जब ये पौधा उग रहा होगा उस समय जो पत्ती आई वो पहली पत्ती होगी। धीरे धीरे जैसे जैसे पेड़ आगे बढ़ता गया इधर 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 पत्तियां आती गईं, लेकिन वो बाद में उनकी एज हो गई तो वो गिरी, लेकिन उस समय पीछे बेस में उसका मार्क रह गया। तो ये मार्क जो है ये नारियल के झाड़ों में साफ नज़र आता है। इन रिंग्स को गिन के आप पेड़ों की एज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये नारियल के पेड़ आपके हो गए हैं। अब जनरली ये सी शोर पे ऊपर अगर हैं तो ये अगर हमारा सी शोर है तो इस तरीके से उधर पीछे जो भी वेजिटेशन होगा वो हमको नज़र आएगा। ओके, अब इसके बाद आ जाते हैं बुशेस। बुशेस जो हैं ये वो पेड़ होते हैं जो हाइट में ज़्यादा नहीं होते और गर्द भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन पत्तियां भरपूर होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सीताफल हो गया, बेर हो गया, हमारे गार्डन में लगने वाले फ्लावर वाले पौधे जैसे जैस्मिन हो गया, आपका गुलमोहर हो गया, ये सारे पेड़ भी जो हैं ये बुशेस में आते हैं। इनकी पत्तियां भी अलग अलग किस्म की हो सकती हैं। तो बुशेस की हाइट ज़्यादा नहीं होती, इसमें पत्तियां बहुत होती हैं और इन पत्तियों के हिसाब से ही, और इसके तने जो होते हैं, इनका जो ब्रांचेस होती हैं ये बहुत पतली होती हैं, कोई बहुत बड़ी नहीं होती। इस तरीके से हमारे बुशेस होते हैं। अब इन बुशेस को बनाने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप कलर्स से बनाएं। उनको ड्रॉ करना व्यू के हिसाब से थोड़ा मुश्किल होता है। अब पांचवा किस्म क्या है? ग्रासेस। ज़मीन के ऊपर बहुत किस्म की ग्रास पाई जाती है। और ग्रासेस के रंग भी अलग अलग होते हैं। कुछ घास जंगल में होती है, वो थोड़ी ऊंची भी हो जाती है, यानी 3-3, 4-4 फुट तक भी हो जाती है ग्रास। कुछ लोग अपने लॉन में लगाते हैं, जैसे कारपेट लगाया है, ऐसी भी ग्रास आपको देखने को मिलती है। बहुत सी वैरायटीज़ है, दूब है और पता नहीं क्या क्या है। तो ये आपके जो ग्रास हैं ये अबंडेंस में कहीं भी उग जाती है। और पूरा ज़मीन, अगर आप किसी ऐसे इलाके में हैं जहाँ गांव नहीं है या बस्ती नहीं है, वहाँ पर आपको ग्रास भरपूर मात्रा में उगी मिलेगी। आपके घर के आसपास भी अगर वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई अड़चन नहीं है, तब वहाँ भी आपको ग्रास देखने को मिलेगी। इसी ग्रास में एक और प्रकार होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं बांस। बांस भी ग्रास फैमिली का ही एक पौधा है। अब बांस किस तरह होता है? यही ग्रास जो है
इस तरीके से एक बैम्बू के शेप में ये उड़ जाएगा। बहुत सा बैम्बू एक जगह पे आपको मिलेगा। जनरली बैम्बू हमको ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है, और वहाँ के लोग बैम्बू को बहुत तरीक़ों से यूज़ भी करते हैं। इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो इस तरीके से आपका बैम्बू होता है। इस बैम्बू में भी आप गौर से देखें तो आपको इक्वल डिवीज़न के ऊपर गठाने देखने को मिलती हैं। ये गठाने भी वही हैं जो पत्तियों से बनती हैं, और इसकी पत्तियां जो होती हैं वो थोड़ी बड़ी होती हैं। इस तरीके से आपको बैम्बू की पत्तियां देखने को मिलेंगी। काफ़ी होती हैं, बहुत पत्तियां होती हैं बैम्बू। जितना ऊंचा जाता है उतनी पत्तियां इसमें बढ़ती चली जाती हैं। तो पत्तियों का काम हम जनरली कलर से करते हैं, और इस तरीके से ये एक वैरायटी हमको और देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि जिस जंगल में बैम्बू होंगे वहीं शेर पाए जाते हैं, क्योंकि बैम्बू इतना थिक होता है, इतना घना होता है कि उसमें वो कैमोफ्लेज कर सकते हैं, अपने आप को छुपा सकते हैं। शिकार के समय ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद एक वैरायटी और भी आपके अक्रॉस आती है जिसको हम कहते हैं कैक्टस। ये जनरली रेगिस्तान या ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पथरीला हो या रेतीला हो। कैक्टस की भी बहुत सी वैरायटीज़ हैं। अब उसके ऊपर हम डिस्कस करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय जाएगा, इसलिए कैक्टस को भी आप गौर से देखें। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि पेड़ जो है ये इनको गौर से देखना चाहिए, इससे हमको बहुत कुछ समझने को मिलता है। बट बेसिकली एज एन आर्टिस्ट हमारा काम सिर्फ वेजिटेशन की तरफ नहीं है। हाँ, अगर आप कोई ऐसी पेंटिंग बना रहे हैं जिसमें आप किसी पर्टिकुलर पौधे या फ्रूट या फूलों को बना रहे हैं, तब तो बहुत डिटेल में जाना पड़ता, लेकिन उस समय हमारा जो बैकग्राउंड है उसका कोई मायने नहीं रहता। लेकिन अगर हम ऐसी पेंटिंग बना रहे हैं जहाँ पर हम एक व्यू देख रहे हैं, तो उस व्यू में कुछ पेड़ आपके बिल्कुल पास होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ अलग अलग किस्म के होंगे। उनका जो अपीयरेंस है वो हमारी पेंटिंग में अलग अलग आएगा। तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें करते हैं। अभी पहले मैंने आपको जो एक पेंटिंग सामने रखी थी, ये देखिए। अब इसमें एक पेड़ यहाँ है, इसमें मैंने ग्रीन को लाइट और शेडो से यूज़ किया है। इधर का जो पेड़ है यहाँ पर, जैसे मैंने आपसे बताया, कभी कभी ब्रांच यहीं से निकल जाती है, लेकिन ये मोटी क्वालिटी के पेड़ नहीं है। ये महुए का पेड़ होगा या सरई होगा या इस तरह का कोई पेड़ होगा। और पीछे की तरफ जो है वो तो ग्रीन 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 ही आया हुआ है सब। ये बुशेज़ आ गए, ग्रासेस आ गई, लाइट एंड शेडो से ये हमको नज़र आती है। तो ग्रीनरी जो है वो हमेशा पेंटिंग में एज ए फिलर यूज़ होती है या एज एक कंट्रास्ट करने का तरीका होता है। और किसी कंपोनेंट को अगर हाईलाइट करना है तो बैकग्राउंड में हम थोड़ी ग्रीनरी यूज़ करते हैं। ये बेसिकली फिलिंग का काम करता है, जो आपके व्यू के मुताबिक होना चाहिए। तो हमने जो स्केचेस बनाए हैं उसकी कलरिंग हम अगले एपिसोड्स में करेंगे, अगली वीडियोस में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी इन स्केचेस को समझें और अब आगे हम इनको कलर्स की कैसे करना है उसकी बात करेंगे। थैंक यू।